कहते हैं अगर कामयाबी की परिभाषा को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है कि जब तक आपको महंगी चीज़ें सस्ती ना लगने लग जाएं तब तक आप समझ लेना कि आप कामयाब नहीं हुए हैं। अब कुछ लोग कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। वहीं पर कुछ लोग कामयाब होने के लिए शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ लोगों के लिए तो ये शॉर्टकट सही साबित होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये शॉर्टकट इतना खतरनाक साबित होता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगियां इस शॉर्टकट की वजह से ही हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना को सुनकर आपको भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना जयपुर से है। जयपुर के अंदर ही एक इलाका पड़ता है सांगनेर। इसी सांगनेर का रहने वाला दुष्यंत शर्मा जिसकी उम्र हो चुकी थी 35 साल की। ये वाक़या है 25 मई 2018 का, जब दुष्यंत शर्मा अपने ऑफिस से छुट्टी करके अपने घर को लौट रहा था। लेकिन इसी बीच में दुष्यंत शर्मा किसी लड़की के साथ फोन पर लगातार चैट कर रहा था और तभी उस लड़की की कॉल दुष्यंत शर्मा के पास आती है और तभी वो लड़की दुष्यंत शर्मा से कहती है कि हमने ऑनलाइन तो बहुत बातें कर ली हैं, क्यों ना अब सामने से मिला जाए। और मैं तुम्हें ये ऑफ़र करती हूँ कि तुम अगर मुझसे सामने से मिलोगे तो तुम्हारा जो भी मन करेगा वो मेरे साथ कर सकते हो। ये बात सुनकर दुष्यंत शर्मा की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। दुष्यंत शर्मा की बाँसें खिल चुकी थी। अब दुष्यंत शर्मा तेजी से अपने घर पर पहुंचता है और अपने माता पिता से कहता है कि वो आज शाम को अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है, उसे आने में देर हो सकती है। अब इतना बोलकर दुष्यंत शर्मा अपनी कार की चाबी उठाता है और लड़की के द्वारा बताए हुए पते पर पहुंच जाता है, जो कि एक फ्लैट का था। अब दुष्यंत शर्मा उस फ्लैट की डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजने पर सामने से जब दरवाज़ा खुलता है तब दुष्यंत शर्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने 22 से 23 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। और अब वो लड़की दुष्यंत शर्मा को फ्लैट के अंदर लेकर चली जाती है। पहले दोनों बातें करते हैं, खाने पीने का सामान मंगवाया जाता है। इसके साथ ही ड्रिंक का दौर शुरू हो जाता है और जैसे ही ड्रिंक का दौर ख़त्म होता है तब वो लड़की अपने कपड़े निकाल देती है। दरअसल वो लड़की खुद ही अपने कपड़े निकाल रही थी और इसके बाद दुष्यंत शर्मा और वो लड़की बेड पर पहुंच जाते हैं। दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और जैसे ही वासना का तूफान शांत होता है तब वो लड़की दुष्यंत शर्मा से कहती है कि तुम दिखने में बहुत अमीर लगते हो, तुम क्या करते हो। दुष्यंत शर्मा उसे कहता है कि जो मेरी प्रोफाइल है वो तो झूठी है, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची भी है। और अब दुष्यंत शर्मा की ये बात सुनकर लड़की काफ़ी गुस्से में आ जाती है। लड़की उसे कहती है कि प्रोफाइल में तो तुम बहुत अमीर लगते हो, तुम कोई बिल्डर या बिजनेसमैन हो। लेकिन दुष्यंत शर्मा उसे कहता है कि मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन लड़की उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे साथ छल किया है, लेकिन अब तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसका वीडियो बन चुका है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं इस वीडियो को सोशल साइट पर वायरल कर दूंगी। ये बात सुनकर दुष्यंत शर्मा डर जाता है, उसके होश उड़ चुके थे। दुष्यंत शर्मा लड़की से कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। अब इन दोनों में बातचीत का सिलसिला चल ही रहा होता है, तभी कमरे में तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है। वो तीसरा व्यक्ति उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। उस लड़के का नाम था दीचांट कामरा, जो कि मुंबई का रहने वाला था और इस लड़की के साथ 2 सालों से इसी फ्लैट में रह रहा था। और अब लड़की का बॉयफ्रेंड अपना मोबाइल दुष्यंत शर्मा के सामने करके उसे दिखाता है और कहता है कि ये देखो, तुम्हारी वीडियो बन चुकी है, अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। ये बात सुनकर दुष्यंत शर्मा पूरी तरह से हिल चुका था और अब ये लड़की और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर दुष्यंत शर्मा के हाथ पैर बांध देते हैं, उसकी बुरी तरीके से मार पिटाई करते हैं और उसे कहते हैं कि अपने परिवार वालों को फ़ोन करके 10 लाख रुपए मंगवाओ, हम 10 लाख रुपए लेकर ही तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, वरना तुम्हें मार देंगे।
अब दुष्यंत शर्मा परेशान होकर अपने पिता को कॉल करता है और कहता है कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। रात के 2 बजे का वक्त रहा होगा। दुष्यंत शर्मा के पिता उससे कहते हैं कि रात के 2 बज रहे हैं, मैं तुम्हें कहां से 10 लाख रुपए दूं। लेकिन अब दुष्यंत शर्मा के पिता अपने सर्कल में फ़ोन करके 4 लाख रुपए का बंदोबस्त करते हैं और ऑनलाइन दुष्यंत शर्मा के मोबाइल में ट्रांसफ़र करते हैं। दुष्यंत शर्मा के मोबाइल में पहले से ही 3 लाख रुपए पड़े थे। अब कुल मिलाकर 7 लाख रुपए दुष्यंत शर्मा के अकाउंट में आ चुके थे। अब दुष्यंत शर्मा के अकाउंट से लड़की अपने मोबाइल में 7 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर लेती है। इसके बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब ये यहाँ से अगर जिंदा जाएगा तो हमारे राज का खुलासा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। अब लड़की की ये बात सुनकर उसका बॉयफ्रेंड डीजांट कामरा नायलॉन की एक रस्सी लेकर आता है और दुष्यंत शर्मा के गले में डालकर उसका गला दबाने लगता है। लेकिन दुष्यंत शर्मा हट्टा कट्टा था, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था। इसके बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि रसोई से चाकू लेकर आओ। अब लड़की का बॉयफ्रेंड उसकी बात मानकर रसोई में जाता है और एक तेजधार चाकू लेकर आता है। कुल मिलाकर ये दोनों मिलकर दुष्यंत शर्मा के ऊपर तेजधार चाकू के साथ 21 बार करते हैं, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही दुष्यंत शर्मा की मौत हो जाती है। और अब ये दोनों इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी लाश को बैग में डालकर दुष्यंत शर्मा की कार में बैग को रखकर शांगेर के एयरपोर्ट के पास झाड़ियों में फेंककर उसकी कार से ही वापस अपने घर लौट आते हैं। दूसरी तरफ दुष्यंत के पिता को अपने बेटे की चिंता सता रही थी, इसीलिए वो शांगेर के पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपने बेटे दुष्यंत शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस दुष्यंत शर्मा की तलाश में लग चुकी थी। आखिर कौन थी ये लड़की? दरअसल इस लड़की का नाम था प्रिया सेठ और प्रिया सेठ पालन जिले की रहने वाली थी। पालन जिले में ही एक इलाका पड़ता है फालना। इसी फालना के अंदर एक गांव पड़ता है सगबर। प्रिया सेठ इसी सगबर की रहने वाली थी। प्रिया सेठ के माता पिता दोनों ही टीचर थे, यानी कुल मिलाकर ये एक शिक्षित फैमिली थी। प्रिया भी पढ़ने में काफ़ी होनहार थी। प्रिया जब 10वीं के एग्ज़ाम देती है तब उसके 82% मार्क आते हैं। अब इसके माता पिता चाहते थे कि प्रिया को जयपुर में भेज देते हैं आगे की शिक्षा के लिए, इसीलिए माता पिता इसे जयपुर में एक रिश्तेदार के पास भेज देते हैं। अब कुछ दिनों तक तो प्रिया अपने रिश्तेदारों के घर पर रहकर ही पढ़ाई करती है, लेकिन इसके बाद वो यूनिवर्सिटी के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रहना शुरू कर देती है। दरअसल प्रिया के माता पिता उसके खर्चे के लिए जितना भी पैसा भेजते थे उससे प्रिया का खर्चा पूरा नहीं पड़ता था। प्रिया के शौक बड़े थे, इसीलिए प्रिया एक प्राइवेट जॉब करने के बारे में सोचती है। प्रिया सोचती है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करेगी और तभी प्रिया की नज़र अखबार में एक ऐड पर पड़ती है। लेकिन प्रिया जब वहां पर पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि वो तो एक स्कॉट एजेंसी थी, यानी कि वहां पे वेश्यावृत्ति का काम होता था। लेकिन प्रिया इस काम से मना नहीं करती, वो इस काम में लग जाती है क्योंकि कम समय में उसे ज़्यादा पैसा जो कमाना था। लेकिन तभी प्रिया की कुछ सहेलियां जब प्रिया को देखती हैं कि प्रिया नए नए कपड़े पहनती थी, महंगे महंगे मोबाइल रखने लगी थी, तब प्रिया की सहेलियां उससे पूछती हैं कि आखिर तुम ऐसा क्या काम करती हो। तब प्रिया अपनी कुछ सहेलियों को भी अपने साथ इस धंधे में लगा लेती है। लेकिन अब प्रिया सोचती है कि वो खुद का काम करेगी, क्यों ना खुद का एक ग्रुप बनाया जाए। और अब प्रिया ज़्यादा पैसे कमाने के लिए खुद का एक ग्रुप बनाती है, कुछ लड़कियों को उसमें शामिल करती है। अब प्रिया और उसके साथ की लड़कियां अमीर अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और उनके साथ संबंध बनाते हुए उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठती थी। अब इसी बीच में पुलिस दुष्यंत शर्मा की तलाश करते हुए उसकी लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और दुष्यंत शर्मा की जब सीडीआर खंगाली जाती है तब पता चलता है कि उसने आखिरी बार प्रिया सेठ के साथ बात की थी। अब पुलिस जैसे तैसे करके प्रिया सेठ को उठाती है। प्रिया सेठ के साथ 4 लोगों को भी पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। इन लोगों की थाने में जमकर कुटाई की जाती है। इसके बाद पुलिस इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल में भेज देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि शॉर्टकट का रास्ता कभी भी सही नहीं होता, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।
इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।